ओके स्टूडेंट्स, 11th क्लास आरबीएसई मैथमेटिक्स। आज हम पूरक समुच्चय के बारे में समझेंगे और पूरक समुच्चय से संबंधित जो प्रश्नवाली है 1.5 उसके कुछ प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। ठीक है, तो पूरक समुच्चय क्या होता है? देखो, पूरक समुच्चय क्या होता है। पूरक समुच्चय को समझने से पहले सार्वत्रिक समुच्चय को समझना जरूरी है कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। ठीक है, तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? जैसे कि माना कि आपको 1 2 3 4 कुछ समुच्चय दे रखे हैं, ABCD समुच्चय दिए हुए हैं, उनमें कुछ अवयव आपको दे रखे हैं, तो उन सभी अवयवों को मिला करके, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कि दिए गए समुच्चयों के सारे अवयव आ जाएं, दिए गए समुच्चय के सारे अवयव आ जाएं, उसको हम कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, उसको हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। और सार्वत्रिक समुच्चय दिए गए समुच्चयों के अवयवों को मिलाने के बाद जो समुच्चय प्राप्त होता है उससे भी बड़ा हो सकता है। उससे भी बड़ा हो सकता है का मतलब उसमें और भी ज्यादा अवयव हो सकते हैं सार्वत्रिक समुच्चय में। जैसे कि मान लीजिए समुच्चय ए दे रखा है आपको 1 3 5 7 और बी दे रखा है आपको 2 4 6 8। ठीक है, और सी दिया हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 7 8 9 10। तो अब इन सबको मिलाने के बाद, इन सबके अवयवों को रखने के बाद जो समुच्चय प्राप्त होता है वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये समुच्चय प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये जो समुच्चय प्राप्त हुआ है इन सब अवयवों को मिलाने से इसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। इसको हम सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। और इस सार्वत्रिक समुच्चय को हम व्यक्त करते हैं किससे? U से। यूनिवर्सल सेट इंग्लिश में बोलते हैं, उसका सिंबल ले लेते हैं हम U। ठीक है, U सिंबल ले लेते हैं। इस ये जो U सिंबल है यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय को प्रकट करता है। अब इसमें इसकी क्या विशेषता है? इसमें दिए गए समुच्चयों के सारे अवयव तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ इसमें ज्यादा अवयव भी हो सकते हैं। ज्यादा अवयव होने का मतलब है कि इसमें 11 12 13 और कुछ अवयव भी हो सकते हैं, आगे तक भी तो दिए गए समुच्चयों के सभी अवयवों को मिलाने के बाद जो समुच्चय प्राप्त होता है उसको सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। अब हम बताते हैं कि पूरक समुच्चय क्या होता है। पूरक समुच्चय क्या होता है? पूरक समुच्चय क्या होता है भाई? देखो, पूरक समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय में से माइनस करने के बाद दिए गए समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय में से माइनस करने के बाद जो समुच्चय प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं पूरक समुच्चय। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है a की पावर c। c पूरक, यानी c का मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक होता है। ठीक है, तो a की पावर c मतलब a सुपरस्क्रिप्ट c और a डैश भी हम लगा सकते हैं। डैश लगाते हैं समुच्चय सिद्धांत के अंदर, तो ये पूरक समुच्चय को प्रकट करता है। और ये किसके बराबर होता है? u माइनस a के बराबर होता है। u माइनस a के कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे x, यानी पूरक समुच्चय उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो कि सार्वत्रिक समुच्चय में तो है परंतु जो a में नहीं है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय की परिभाषा है। ठीक है, अगर हम इसका वेन आरेख देखेंगे तो इसका वेन आरेख जो है ऐसे बनेगा। ये मान लीजिए समुच्चय A है, इसका पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। ये सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय हमेशा आयत से और दिया गया समुच्चय हमेशा वृत्त से निरूपित होता है। तो A का पूरक जो होगा वो ये होगा। A के अलावा जो क्षेत्र है ये A के पूरक समुच्चय का क्षेत्र होता है, इसको प्रकट करता है। ये होता है A डैश। ठीक है, A डैश और A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पूरक समुच्चय का वेन आरेख ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो पूरक समुच्चय में समझ में आया? सार्वत्रिक समुच्चय, पूरक समुच्चय और पूरक समुच्चय का वेन आरेख। अब हम लेते हैं प्रश्नावली 1.5 से संबंधित कुछ प्रश्न। उन प्रश्नों को हम हल करेंगे और प्रश्नों को हल करने के बाद ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है ना, तो इसका पहला सवाल है
सवाल संख्या फर्स्ट है आपका, मान लीजिए कि सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये सार्वत्रिक समुच्चय आपको दे रखा है 1 से 9 तक। समुच्चय a दे रखा है, समुच्चय a बराबर दे रखा है 1 2 3 और 4। ये समुच्चय a दिया हुआ है। b बराबर दे रखा है 2 4 6 8, 2 4 6 8 और समुच्चय c बराबर 3 4 5 6। समुच्चय c बराबर दे रखा है 3 4 5 और 6। ये समुच्चय c दे रखा है। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है भाई, आपको a का पूरक ज्ञात करना है। तो a का पूरक ज्ञात करोगे आप, u माइनस a होता है। u माइनस a का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से माइनस कर देंगे a को, यानी 1 2 3 4 को। तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, u के अवयव, सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव लेकिन a के अवयव नहीं। तो a के अवयव कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, इनको कम कर देते हैं हम। 1 को 2 को 3 को 4 को कम कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 6 7 8 और 9 बच जाएगा। ये आपका होगा a का पूरक समुच्चय, a का पूरक समुच्चय। ऐसे हम याद कर सकते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय में से हम माइनस कर देंगे किसको, दिए गए समुच्चय के अवयवों को, तो पूरक समुच्चय प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखो एक और ज्ञात करना है आपको, और वो है सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट है A यूनियन C का सार्वत्रिक समुच्चय, इसका पूरक समुच्चय। A संग C का पूरक समुच्चय। तो पहला काम तो क्या है, इसको तो लिखेंगे u माइनस a संग c, a सम्मिलन c। तो पहला काम तो यही है कि a सम्मिलन c ज्ञात किया जाए। तो a तो है 1 2 3 और 4, इसका सम्मिलन लेना है c के साथ, 3 4 5 और 6 के साथ। तो सम्मिलन जब लेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। अब इसका हमें पूरक ज्ञात करना है। ये हो गया A सम्मिलन C। सम्मिलन का मतलब होता है कि दिए गए दोनों समुच्चयों के सारे अवयव बिना किसी रिपीटिशन के, बिना किसी पुनरावृत्ति के, और क्रम का कोई इसमें महत्व नहीं होता है। ठीक है। अब ये ज्ञात करने के बाद हम ज्ञात करेंगे A यूनियन C का पूरक। A यूनियन C का पूरक मतलब u माइनस u का मतलब 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। इसमें से माइनस कर देंगे 1 2 3 4 और 5 और 6 तक माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 7 8 और 9। ये माइनस कर दिए, 1 2 3 4 5 6 और 6 तक माइनस कर दिए तो क्या बच गया, 7 8 9। तो ये होगा आपका सवाल संख्या पहले का दूसरा भाग। ठीक है। अब एक इसका जो पहले सवाल का जो अंतिम है, b माइनस c का पूरक ज्ञात करना है, वो भी हम लेते हैं। देखो b माइनस c का पूरक, b माइनस c का पूरक ज्ञात करना है। तो पहले b माइनस c ज्ञात करना पड़ेगा, ये इसका चौथा भाग है। तो पहले ज्ञात करेंगे b माइनस c। b माइनस c क्या होगा, देखो तो b माइनस c बराबर, b तो है आपका क्या, 2 4 6 और 8। इसमें से c को माइनस कर दिया, 3 4 5 और 6 को। तो b के अवयव तो आएंगे, c के नहीं आएंगे। मतलब क्या नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा और 6 नहीं आएगा। तो क्या क्या आएगा भाई, 2 आएगा और 8 आएगा, 2 और 8 आएगा। तो ये b माइनस c होगा। b माइनस c का पूरक ज्ञात करना है। तो b माइनस c का पूरक बराबर u माइनस b माइनस c, यानी सार्वत्रिक समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से माइनस कर देंगे b माइनस c के अवयवों को, यानी 2 और 8 को। तो 2 माइनस हो जाएगा और 8 माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 3 4 5 6 7 9, ये बचेगा। और ये होगा b माइनस c का पूरक। b माइनस c का पूरक ऐसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है।
तो अब आपको पता लग गया पूरक समुच्चय कैसे ज्ञात करते हैं दिए गए समुच्चयों से। अगला समुच्चय हम लेते हैं सवाल संख्या 2। निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। वही है बिल्कुल जैसे कि हम ज्ञात करते आए हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। पूरक समुच्चय ज्ञात करने के लिए आपको सार्वत्रिक समुच्चय का पता होना जरूरी है। सार्वत्रिक समुच्चय का पता होना जरूरी है, ठीक है। तो सार्वत्रिक समुच्चय सवाल संख्या 2। तो सवाल संख्या 2 में u दे रखा है आपको a b c d से लेकर के a b c d e f g h, ये h तक दे रखा है u मतलब ये सार्वत्रिक समुच्चय है। बार बार मैं इस शब्दों को देखो रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कौन सा शब्द क्या होता है सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। और अब इसमें हम ले लेते हैं कोई सा भी एक भाग कर लेते हैं। तो जैसे इसका बी भाग है, सेकंड भाग है, बी दे रखा है आपको, बी दे रखा है ए डी ई एफ जी, डी ई एफ और जी। इसका पूरक ज्ञात करना है, बी का पूरक। तो बी का पूरक ज्ञात करेंगे, देखो बी का पूरक बराबर होगा u माइनस बी, u माइनस बी, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस बी। तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच इसमें से माइनस कर देते हैं डी को, e को, f को और g को, ये माइनस कर देंगे। d को, e को, f को और g को ये माइनस कर दिया तो क्या बच गया, a बच गया, b बच गया, c बच गया और h बच गया। तो ये बच जाएगा, ठीक है। ऐसे आप पूरक समुच्चय ज्ञात कर सकते हैं किसी दिए गए समुच्चय का। अब हम सवाल संख्या 3 पे पहुंचते हैं। सवाल संख्या 3। तो आज जो हम सवाल प्रश्नावली जो हल कर रहे हैं वो है पूरक समुच्चयों से संबंधित, ठीक है। तो पूरक या तो पूरक समुच्चय ज्ञात करना सीधे सीधे, या तो संघ का पूरक, या तो उभयनिष्ठ का पूरक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सवाल संख्या लेते हैं, सवाल संख्या 3। अब देखो इसमें पहला जो सवाल है वो है x, जबकि x एक प्राकृत सम संख्या है, ठीक है, और x जबकि x एक प्राकृत विषम संख्या है। तो निम्नलिखित समुच्चयों के संख्याओं के समुच्चयों को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय लिखिए, ठीक है। तो इसका जो तीसरा जो है, इसमें आपको यूनिवर्सल जो दे रखा है यानी सार्वत्रिक समुच्चय जो दे रखा है वो n दिया हुआ है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 से लेकर के और अनंत तक, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि पहला सवाल है जिसका आपको पूरक ज्ञात करना है x, जबकि x एक प्राकृत सम संख्या है। तो प्राकृत सम संख्याओं का पूरक क्या होगा, विषम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याओं को इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगी, विषम प्राकृत संख्या है। तो सम प्राकृत सम संख्या का पूरक प्राकृत विषम संख्याएं होती है, ठीक है। ये तो पहला भाग है। और दूसरा भाग क्या है, x, जबकि x एक प्राकृत विषम संख्या है। तो विषम संख्या का पूरक क्या होगा, प्राकृत विषम संख्या का पूरक क्या होगा, प्राकृत सम संख्या, ठीक है। तो उसका प्राकृत सम संख्या होगा। x संख्या 3 का एक गुणज है, 3 का एक गुणज है। तो 3 का गुणज जब इसमें से माइनस करेंगे तो 3 का गुणज नहीं है प्राप्त होगा, 3 का गुणज नहीं है प्राप्त होगा, ठीक है। तो जैसे दे रखा है तीसरा भाग, इसका तीसरा भाग दे रखा है a बराबर x, जबकि x संख्या 3 का गुणज है, x संख्या 3 का गुणज है, गुणज है। जब 3 का गुणज है, x संख्या 3 का गुणज है तो ये होगी 3 6 9 12 15 से लेकर के अनंत तक a बराबर, ठीक है। तो ये a बराबर होगा 3 6 9 12 15, ठीक है। अब इसका हमें पूरक ज्ञात करना है, यूनिवर्सल माइनस 1। तो यूनिवर्सल मतलब 1 2 3 4 5 6 से लेकर के अनंत तक में से माइनस करना है 3 6 9 12 15 अनंत तक माइनस करना है, ठीक है।
तो माइनस करेंगे तो आएगा 1 2 4 5 7 8 11 10 11 ऐसे करके आएगा। और ये सभी जो संख्याएं आएंगी वो 3 का गुणज नहीं होंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x जबकि x is not equals to 3n, n belongs to natural number, n belongs to natural number। या फिर वैसे अगर लिखना चाहें शब्दों में तो शब्दों में लिख सकते हैं x जबकि x संख्या 3 का गुणज नहीं है, 3 का गुणज नहीं है, x संख्या 3 का गुणज नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये सवाल संख्या था आपका तीसरे का तीसरा भाग। x जबकि x एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं को माइनस करेंगे प्राकृत संख्याओं में से, तो क्या प्राप्त होगा भाई, अभाज्य संख्याओं को जब माइनस करेंगे प्राकृत संख्याओं में से क्या प्राप्त होगा, एक जो अभाज्य संख्या नहीं है वो प्राप्त होगी। तो कैसे लिखेंगे, x जबकि x एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, पूरक क्या होगा अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, x जबकि x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 3 से और 5 से विभाजित होने वाली संख्या मतलब क्या होगी, जैसे हम ले सकते हैं 15, 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली यानी 15 से विभाजित होने वाली। 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, सवाल संख्या है ये 5वां भाग है, ये इसका सवाल संख्या 3 का 5वां भाग, 5th पार्ट है। तो 5th पार्ट इसका क्या कहता, देखो 5th पार्ट है x जबकि x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो क्या होगा, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, 3 से भी और 5 से भी विभाजित होने वाली संख्या। अगर यहाँ पे क्या होता या 3 या 5 से, तो दोनों आते, 3 से भी और 5 से भी, लेकिन यहाँ 3 और 5 से का मतलब है कि दोनों से विभाजित होने चाहिए। तो दोनों से विभाजित होने का मतलब यहाँ क्या आएगा, 15 आएगा, 30 आएगा, 45 आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा, और ऐसे करके ये संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो है 1 से लेकर 14 तक ऐसी संख्या आएंगी। मतलब क्या आएगा, पूरक जो ज्ञात करेंगे इसका, b का जब पूरक ज्ञात करेंगे तो b का पूरक ज्ञात करेंगे तो u माइनस b यानी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या में से माइनस कर देंगे b को, तो b को माइनस करेंगे तो आएगा x जबकि x संख्या 3 और 5 से विभाजित नहीं होती है, विभाजित नहीं होती है, 3 और 5 से विभाजित नहीं होती है, ऐसे आएगा। ठीक है, या में और में अंतर होता है, 3 और 5 का मतलब दोनों से, और 3 या 5 का मतलब दोनों से अलग अलग, 3 से भी 5 से भी, 3 और 5 दोनों से। ठीक है, x जबकि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका जब हम पूरक ज्ञात करेंगे तो आएगा x जबकि x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगी। जैसे 1 4 9 16 25 36 ये आएंगे, इसमें इस समुच्चय में जो दिया गया समुच्चय है इसके अंदर, और इसका जब पूरक ज्ञात करेंगे तो ये संख्या नहीं आएंगी, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगी। ऐसे ही पूर्ण घन संख्या है का पूरक क्या होगा, पूर्ण घन संख्या है, उसमें से क्या करेंगे हम, पूर्ण घन संख्या है तो पूर्ण घन संख्या नहीं है, इसका पूरक आएगा, इसका पूरक क्या बनेगा, पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी जो सवाल दे रखे हैं उनका भी आप ज्ञात कर सकते हो। इसका 11वां भाग हमें बताना चाहिए, 11वां भाग हमको हल करना चाहिए। तो इसका 11th पार्ट देखिए, तीसरे सवाल का 11th पार्ट। ठीक है, तीसरे सवाल का 11th पार्ट क्या है, 11th पार्ट है
इसको आप डी मान लीजिए, डी बराबर एक्स जबकि एक्स बिलोंग्स टू एन। प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है और 2x प्लस 1 बड़ी है इससे 10 से, 2x प्लस 1 बड़ी है 10 से। तो अब आप इसका जो है पूरक समुच्चय ज्ञात करेंगे। इसका पूरक समुच्चय क्या होगा, इसका पूरक समुच्चय क्या होगा? तो देखो क्या आना चाहिए यहाँ पे, x जबकि x बिलोंग्स टू n और 2x प्लस 1 बड़ा है 10 से, 2x प्लस 1 बड़ा है 10 से, 2x प्लस 1 बड़ा है 9 से और x बड़ा है 9/2 से, यानी 9/2 का मतलब 4.5, 4.5 से बड़ा और प्राकृत संख्या तो क्या होगी, 5 होगी। तो 5 से संख्या आएगी, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा से लेकर के अनंत तक आएगा। ये आपका डी आएगा, डी समुच्चय। ठीक है, अब डी समुच्चय है, इसका पूरक ज्ञात करना है। तो डी का पूरक बराबर u माइनस डी, यानी 1 2 3 अनंत तक, इसमें से माइनस कर देंगे 5 6 7 8 अनंत तक। जब अनंत तक माइनस करेंगे तो बचेगा केवल 1 2 3 और 4 बचेगा। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, x जबकि x बिलोंग्स टू n और 2x प्लस 1 छोटा है और बराबर है किससे, 10 से। यह आएगा इसका पूरक। ठीक है, इसका पूरक ऐसे आएगा, ऐसे इसका पूरक ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अगला सवाल लेते हैं, सवाल संख्या 4। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, वेरीफाई करिए। डी मॉर्गन नियम दे रखे हैं, पहला और दूसरा भाग जो दे रखा है वो डी मॉर्गन नियम दे रखा है। डी मॉर्गन नियम को वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है। कभी कभी सीधे सीधे भी आ सकता है कि डी मॉर्गन नियम को सत्यापित कीजिए। तो इसमें जो पहला दे रखा है u दे रखा है 1 से लेकर के 9 तक, 1 2 3 से लेकर के और 9 तक u दिया हुआ है। a दे रखा है आपको 2 4 6 8, a बराबर 2 4 6 और 8 और b बराबर दे रखा है 2 3 5 7, 2 3 5 और 7 ये दे रखा है। ठीक है, तो सत्यापित करिए। हम एक भाग कर लेते हैं कोई सा भी। तो पहला भाग हम कर लेते हैं, इसका पहला भाग है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट बराबर a का कॉम्प्लीमेंट और b का कॉम्प्लीमेंट का सर्वनिष्ठ समुच्चय। ठीक है, तो इसको हमें वेरीफाई करना है, यानी डी मॉर्गन नियम का जो पहला नियम है उसको हमें वेरीफाई करना है दिए गए समुच्चयों के लिए। u दे रखा है यानी सार्वत्रिक समुच्चय, a दे रखा है और b दे रखा है। तो पहला हम याद करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, बाईं साइड, बायां बाईं पक्ष क्या है आपका a यूनियन b का डैश। तो पहले a यूनियन b फाइंड करेंगे। a यूनियन b बराबर 2 4 6 8 का हम संग करेंगे 2 3 5 और 7 के साथ में। तो संग करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा, ये आएगा। ठीक है, a यूनियन b, a और b का सम्मिलन। ठीक है, ये आएगा 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका हमें ज्ञात करना है, a यूनियन b का हमें ज्ञात करना है पूरक। तो u माइनस a यूनियन b, u मतलब 1 2 3 से लेकर के 9 तक में से माइनस करेंगे 2 3 4 5 6 7 8, ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा और 9 बचेगा। तो ये बचेगा आपका, ये है आपका बायां पक्ष। और दायां पक्ष ज्ञात करेंगे। तो दायां पक्ष है a डैश। तो पहले एक का पूरक ज्ञात करो। a का पूरक मतलब u माइनस a, u का मतलब 1 2 3 से लेकर के 9 तक, इसमें से माइनस करेंगे a का मतलब 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो आएगा क्या, 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 1 3 5 7 9। और b डैश फाइंड करेंगे तो b डैश मतलब u माइनस b
तो वही 1 2 3 से लेकर के 9 तक में से माइनस कर देंगे b को। b का मतलब 2 3 5 7 को 2 3 5 और 7 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा 4 आएगा 5 नहीं आएगा 6 आएगा 4 नहीं आएगा 2 3 5 7 6 आएगा 7 नहीं आएगा 8 आएगा 9 आएगा। तो अब हम ज्ञात करेंगे a डैश और इनका सरनिष्ठ b डैश का सरनिष्ठ। 1 3 5 7 9 का सरनिष्ठ ज्ञात करना है 1 4 6 8 9 के साथ में। तो क्या बचेगा भाई 1 और 9 बचेगा तो 1 और 9 आएगा 1 और 9। देखो इधर ये भी 1 और 9 है और ये भी 1 और 9 है। इसका मतलब ये हो गया कि a यूनियन b का जो पूरक है ये बराबर है a का पूरक और b के पूरक के सरनिष्ठ के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला नियम का वेरिफिकेशन हो गया। किसका पहला नियम है ये है सवाल संख्या चौथे का पहला। अब देखिए पांचवा भाग क्या कहता है। मान लीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। वेन आरेख बनाना है, वेन आरेख। तो वेन आरेख बनाना है, वेन आरेख चित्र आप आसानी से बना सकते हो। वेन आरेख चित्र बनाते हैं हम पहले का 5वें का फर्स्ट। इसका वेन आरेख बनाना किसका a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। a यूनियन b के पूरक समुच्चय का a और b के संग के पूरक समुच्चय का वेन आरेख। तो ये हमने बनाया हुआ है। वैसे तो हमने पूरक समुच्चय जब समझाया था तो बनाया था, बहुत ही आसानी से बना सकते हो। ये समुच्चय A है और ये समुच्चय B है। यदि दोनों असंयुक्त नहीं है तो दोनों में कोई अवयव अगर कॉमन नहीं है तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये नहीं आएंगे, A और B नहीं आएंगे। A और B को छोड़ने के बाद जो आएगा वो होगा ये A है ये B है और ये जो हमने छायांकित किया है ये है A और B के संग का पूरक। जबकि दोनों के अवयव कुछ भी अवयव कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, ठीक है, उभयनिष्ठ नहीं है। लेकिन यदि कुछ अवयव उभयनिष्ठ हैं, यदि कुछ अवयव कैसे हैं उभयनिष्ठ, समुच्चय A और समुच्चय B के कुछ अवयव यदि उभयनिष्ठ हैं तो कौन सा क्षेत्र आएगा, तब भी भार वाला क्षेत्र ही आएगा। तब भी ये भार वाला क्षेत्र जो है यही होगा आपका। कौन सा क्षेत्र होगा ये होगा आपका A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये जब A इंटरसेक्शन B बराबर पाई हो, जब A इंटरसेक्शन B बराबर पाई ना हो। ठीक है, तो ये दो केस में जो है आप इनका पूरक इसका जो है वेन आरेख बना सकते हैं। अब एक और वेन आरेख बनाएंगे हम, चौथे भाग का वेन आरेख बनाएंगे, चौथे भाग का। ठीक है, तो इसका चौथा भाग हम हल कर रहे हैं। सवाल संख्या 5वें का चौथा भाग, और 5वें का जो चौथा भाग है वो है A का पूरक और B के पूरक का यूनियन का सम्मिलन, या फिर हम बोल सकते हैं संग। ठीक है, तो A का पूरक बनाना है। A का पूरक बनाएंगे तो आएगा क्या, ये A का पूरक होगा समुच्चय A समुच्चय B। तो समुच्चय A का पूरक मतलब A वाला क्षेत्र नहीं आएगा, बाकी पूरा क्षेत्र आएगा। A के क्षेत्र को छोड़ने के बाद जो क्षेत्र है, A के क्षेत्र को छोड़ने के बाद का जो क्षेत्र है वो पूरा आएगा इसमें। और B का पूरक बनाएंगे तो B का पूरक जो होगा A और B, ये B है, B का पूरक जो होगा वो B को छोड़ने के बाद जो क्षेत्र आएगा वो होगा। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र होगा। अब आप देखिए ये वाला क्षेत्र होगा क्या, B का पूरक। अब जब हम इन दोनों का संग बनाएंगे, इन दोनों का संग जब लिखेंगे, ठीक है, तो संग मतलब यूनियन जब बनाएंगे तो यूनियन में क्या आएगा भाई, इसका और इसका भेद।
जो छायांकित नहीं हो रहा है वो केवल ये फील्ड है जो छायांकित नहीं हो रहा है, इंटरसेक्शन वाला। भाई ये फील्ड जो है यहाँ पे भी छायांकित नहीं है, ये फील्ड इधर भी छायांकित नहीं है, ये वाला फील्ड इधर छायांकित है और ये वाला फील्ड जो है इधर छायांकित है। तो सम्मिलन का मतलब तो होता है संपूर्ण जो भी छायांकित हो रहा है। तो जो भी छायांकित हो रहा है लेकिन जो छायांकित नहीं हो रहा है वो ये है, तो इसको छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, ये समुच्चय ए और ये समुच्चय बी, इसको छोड़ देंगे। बाकी का जो फील्ड है चाहे वो ए का है और चाहे वो बी का है, वो पूरा फील्ड जो है क्या होगा, छायांकित होगा, वेन आरेख बनेगा। ठीक है, कौन सा वेन आरेख में नहीं आएगा, ये वाला फील्ड जो है ये वेन आरेख के अंदर नहीं आएगा, बाकी का संपूर्ण फील्ड जो है वेन आरेख के अंदर आएगा। तो यह होगा आपका ए डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, संग। ठीक है, अब अगला सवाल लेते हैं, सवाल संख्या 6। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। सभी त्रिभुजों को मिलाने के बाद जो समुच्चय प्राप्त होता है वो क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय जो है वो सभी त्रिभुजों से मिलकर के बना हुआ है। सार्वत्रिक समुच्चय बराबर सभी त्रिभुज, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। अब ए जो है समुच्चय ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है का मतलब उसमें आपके समबाहु त्रिभुज नहीं आएंगे, समबाहु त्रिभुज नहीं आएंगे, क्योंकि कम से कम एक कोण 60 डिग्री नहीं है का मतलब वो समबाहु नहीं बनेगा। तो इसको माइनस करना है, उसमें से पूरक ज्ञात करना है। ए का पूरक क्या है, ए का पूरक क्या है, त्रिभुज में से वो त्रिभुज माइनस करने हैं जो समबाहु नहीं है। तो क्या बचेंगे, समबाहु त्रिभुज बचेंगे। क्या बचेंगे, समबाहु त्रिभुज। तो ए का पूरक क्या हो जाएगा, ए का पूरक होगा समबाहु त्रिभुज का समुच्चय, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, स्पष्ट हो जाना चाहिए। फिर अब क्या, इसके बाद है सवाल संख्या 7। सवाल संख्या 7 है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान को भरना है। पहला है आपका ये 7वें सवाल का पहला भाग है, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होना चाहिए। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होता है। देखो ये समुच्चय ए है और ये क्या है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। ये तो समुच्चय ए है, ये समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट है। जब दोनों को हम यूनियन कर देंगे तो क्या मिलेगा, आयत मिलेगा। आयत मिलने का मतलब हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा, यू मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है इसका दूसरा है कि फाई का डैश का अगर हम इंटरसेक्शन लें इसके साथ ए के साथ तो क्या आएगा। फाई डैश का मतलब क्या होगा भाई, फाई डैश का मतलब होता है सार्वत्रिक समुच्चय। फाई का पूरक होता है सार्वत्रिक समुच्चय, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो ए प्राप्त होगा। ठीक है, तीसरा क्या है कि अगर ए का हम और ए डैश के साथ, ए के पूरक के साथ क्या लें हम, सर्वनिष्ठ समुच्चय प्राप्त करें। ए और ए के पूरक का सर्वनिष्ठ, क्योंकि दोनों में कोई अवयव समान होता ही नहीं है। ए और ए डैश में कोई अवयव समान नहीं होता, ए और ए पूरक में कोई अवयव समान नहीं होता, तो क्या आएगा, फाई आएगा। और चौथा है इसका, अगर हम सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक लें, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लें, तो सार्वत्रिक समुच्चय के पूरक का समुच्चय होता है फाई। फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ लें तो क्या आता है, फाई आता है। तो ऐसे हम जो है इन सवालों को भी हल कर सकते हैं। तो आज की जो प्रश्नावली थी, प्रश्नावली 1.5 ये पूरक समुच्चयों से संबंधित थी। पूरक समुच्चय के प्रश्नों को हमने इसमें हल किया।